Hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Abadir. वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी बातें की थी, जैसे कि हम वर्क किसे कहेंगे, किन चीज़ों को हम वर्क कंसीडर नहीं कर सकते और किन चीज़ों को हम वर्क कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि ऐसे काम जिनमें हम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, जैसे हम रोज़ाना अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस घर आते हैं। अगर वापस आने के बाद हम टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो ज़ीरो है। हमने बहुत सारी एनर्जी अपनी यूज़ की है स्कूल में जाने आने में, लेकिन हमने कोई वर्क डन नहीं किया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम अपने इस चैप्टर का जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने जो कुछ पढ़ा है उसे हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन लेते हैं और आज के इस अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कहा था, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट and the object moves in the direction of force or a component of the force। यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में या कंपोनेंट ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए तब हम कहेंगे कि काम हुआ। हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम किसी वॉल को पुश करते रहें लेकिन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। अगर हम रोज़ाना घर से स्कूल जाते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं, हमने कितना भी एनर्जी एक्सपेंस किया हो, वर्क डन ज़ीरो है, कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतना हैवी है कि हम उसे उठाने में कैपेबल नहीं है, डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वर्क डन नहीं हुआ। और अगर हमने उसको उठाया और वापस से उसी जगह पर रख दिया फिर भी कोई वर्क डन कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर वर्क डन किसे कहेंगे? हमने कहा था वर्क डन हम उसे कहेंगे जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पहुंचा दें, तब वर्क डन कहेंगे। जैसे हमने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाया तो उसमें एक हाइट आई, उसने एक हाइट गेन किया, उतना डिस्प्लेसमेंट है, अभी वर्क डन है, लेकिन वापस से अगर ये जमीन पर पहुंच गया, अगेन वर्क डन इज ज़ीरो। तो ये सारी बातें हमने की थी और हमने बात किया था कि वर्क डन की नेचर कैसा है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर हो सकता है या फिर जूल हो सकता है। एक जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट किसी एक न्यूटन के फोर्स से आता है, इसे हम एक जूल वर्क डन कहते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके थे और अब हम मूव करते हैं उस टॉपिक पे जिसको मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा करके छोड़ दिया था। इसका रीज़न है मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा के छोड़ दिया, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर वर्क करता रहे। मेरा नेचर है, मैं जिस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाला होता हूँ, चाहे स्कूल में हुआ चाहे यूट्यूब पर हुआ, उसको हल्का सा इंट्रोड्यूस करके आपके लिए छोड़ देता हूँ, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड स्लोली उस पर वर्क करता रहे और फाइनली जब फिर से आपको वो चीज़ें समझाई जाएं तो आप उसे अच्छे से समझ सकें। अब आते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से हट करके है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है वहां पर नहीं है। फिर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे? और हमने कहा था कि फोर्स एक स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हम समझते हैं कि इनके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी,
इन दो डायरेक्शंस में हम कंपोनेंट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट की बात करूँ तो एक कंपोनेंट इस फोर्स का हो सकता है ये, और दूसरा कंपोनेंट इस फोर्स का हो सकता है ये। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, फोर्स के इस पहले कंपोनेंट की डायरेक्शन में है। और अब वापस से आते हैं उस डेफिनेशन पर जिसमें कहा था कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और ए कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम इसको वर्क डन कहेंगे। और यहाँ पर इस कंपोनेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वर्क डन कितना हुआ, जैसा कि अभी हम लोगों ने W इक्वल्स टू F इंटू एस की बात किया था, तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स के इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से जो एंगल निकल करके आ रहा है वो है थीटा। और इस थीटा एंगल के साथ अगर मैं देखूं तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की अगर बात करेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग जो इस एंगल से लगा हुआ डायरेक्शन है, जो इस एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट है, इसे हम लोग कहेंगे फोर्स इनटू कॉस थीटा। फोर्स इनटू कॉस थीटा यानी एफ कॉस थीटा। और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसे हम कहेंगे एफ साइन थीटा। सर ये एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा क्या है? सर हमने क्लास 9th में भी ऐसा कुछ नहीं सीखा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। या तो आपने फिजिक्स में इसके बारे में सुना होगा और या तो मैथ में, लेकिन मैथ्स में भी आपने क्लास 10th में जाकर के पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं बता दूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे उन्हें मैंने कहीं ना कहीं इनके बारे में बताया है, और जिन्होंने नहीं देखे हैं उनके लिए बात करूं तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इनके वैल्यूज़ होते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़। लेकिन मैं एक कंपोनेंट की रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करूं तो अगर कोई भी वेक्टर है, इसे हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करें, तोड़ें, चाहे वो डायरेक्शन किधर भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक की डायरेक्शन ये हो सकती है और दूसरे की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। मैं इसको किसी और डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ, इसमें ना करके किसी और में, लेकिन दूसरे की उसके परपेंडिकुलर होगी। और वेक्टर के फोर्स के पहले कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के साथ मैं एंगल लूंगा उसको हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं लेंगे उसे हम साइन थीटा से। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर था फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमने एक कंपोनेंट लिया और एक उसके परपेंडिकुलर में। और डिस्प्लेसमेंट से फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कितनी है बेटा? थीटा। कितनी है? थीटा। तो यहां पर जब ये थीटा है तो मैंने कहा कि इसको मैं कहूंगा एफ कॉस थीटा और इसको कहूंगा एफ साइन थीटा। और मैंने कहा था कि W वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अब इस एंगल की बात करेंगे, एफ कॉस थीटा डॉट एस लिखूं या मल्टीप्लाइड बाई एस लिखूं डिस्प्लेसमेंट, या मैं एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। तो मैंने कहा अब हमारा वर्क डन क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है, कॉस को लेकर के इसकी वैल्यूज क्या है जिन्हें हम यहां पर पुट कर सकते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा, तभी हमको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी, वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आपको दी हुई है, जिसमें मैं कहूँगा कॉस थीटा की वैल्यूज़ व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √2/2, या इसको हम कह सकते हैं 1/√2, 1/√2। क्यों? इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये क्या निकल करके आएगा 1/√2। और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू -1। इसी cos 90, cos 180 और cos 0 की वैल्यू के बिहाफ पर सॉरी, इन्हीं वैल्यूज के बिहाफ पर हम आगे टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूं W = F(S) cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा में जितना एंगल हो डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के बीच में, उस एंगल को यहाँ पर पुट करेंगे और हम अपने वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसकी एंगल 0 होने की, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल 0 है। और यहाँ पर एंगल 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए हम डायरेक्ट F × S लिखते हैं, cos थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, मींस इस फोर्स ने वर्क डन नहीं किया है, इस फोर्स ने वर्क डन नहीं किया है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो किसी और हिडन फोर्स ने वर्क डन किया होगा, कोई और फोर्स होगा, बट इस फोर्स ने जो वर्क किया है cos 90 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि इस फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो 0 होने वाला है। इस फोर्स का वर्क डन क्या होने वाला है 0 होने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ हुआ, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट A से B हुआ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसके अपोजिट है, इसका मतलब एंगल कितना है 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हुआ। यानी कि हम बात करें अगर इसकी टाइप्स ऑफ वर्क डन की, तो 3 तरह के पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0, इनसे थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।